हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एके लीड एकेडमी पर। और आज हम कवर करेंगे सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। और इसको हम पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से कवर करेंगे विथ नोट। ठीक है, नोट के साथ हम एकदम अच्छी तरह से इसको कवर करेंगे एकदम ए टू जेड। और इसके अंदर जो कुछ भी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। एक तरह से देखा जाए ना तो एक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि इसके अंदर ना सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए केमिस्ट्री, केमिकल, ठीक है, केमिकल का अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्ट करवाने पर जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो सब क्या होता है? सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट प्लस सॉलिड और सॉल्वेंट को जो मिला करके वगैरह जो प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पे आप देखोगे तो ये सब देखा जाए तो इस सब सॉल्यूशन में आता है। और सॉल्यूशन एक तरह का बेसिक है। अगर हमको बेसिक पता रहेगा तो हम ज़्यादा करके यानी उसके ऊपर जो कुछ भी हमको समझाया जाएगा तो वो सब हम समझ जाएंगे, नहीं तो फिर वही रट्टा मारना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर हमको बेसिक पता रहेगा तो हम बहुत अच्छी तरह से बाकी सबको देख सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको बेसिक पता रहना चाहिए। और एक तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहोगे, अगर मतलब आगे वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा एक तरह से। यानी ये जो इसके अंदर जो आप सीखे रहोगे ये हर जगह काम आएगा, नॉर्मल है, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। तो इसके अंदर 3-4 डेरिवेशन है, तो वो सबको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो और नोट के साथ हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सेकंड चैप्टर 12th का है। तो चलिए देखते हैं नोट के साथ सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? अगर आप केमिस्ट्री 11th में जा कर के देखोगे तो वहाँ पे हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस यानी कि मिक्सचर के टाइप होता है। एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजेनियस। अब हेट्रोजीनियस, तब पहले होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है ना जहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन यानी कि मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, मिक्स हो जाए मॉलिक्यूल के लेवल तक का। अगर आप नींबू पानी ले लो और वाटर ले लो, ठीक है, तो नींबू पानी को अगर आप वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन वगैरह के साथ ऑक्सीजन वगैरह, नींबू पानी में जो रहता है तो डबल बॉन्ड बनाया रहता है ना कार्बन वगैरह के साथ ऑक्सीजन। तो एक तरह से हाइड्रोजन जो रहेगा हाइड्रोजन उसको अट्रैक्ट भी करेगा, तो बहुत जल्दी उसके अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। बहुत एटॉमिक लेवल तक का एक तरह से देखा जाए वहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो यानी बहुत बारीकी से रिएक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, उसको होमोजीनियस बोलते हैं जो एटॉमिक लेवल पे। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? अभी जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक कप ले लो, कप बोले ग्लास ले लो, ठीक है, यहाँ पे क्या है? रेत है, रेत। ठीक है, रेत है, यहाँ पे तुम नमक डाल दो। ठीक है, नमक ऐसा डाल दिया, यहाँ पे नमक डाल दिए और इन दोनों को ऐसे ऐसे मिला दो। तो मिलाओगे तो क्या ऐसा उबड़ खाबड़ की तरह ऐसा मिल जाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये आप 11th में पढ़े रहोगे केमिस्ट्री पहले ही चैप्टर में। वहाँ पे सब ऐसा अलग अलग करके सब मतलब अलग अलग टाइप में पूरा बताया जाएगा, समझाया गया है, वहाँ पे आप पढ़े रहोगे। ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब कि एकदम प्योर, जिसके अंदर इम्प्योरिटी क्या हो? 0 हो। समझ में आया? अब देखते हैं सॉल्यूशन किससे बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे एक्चुअली टी आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट इज इक्वल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वैसे नॉर्मली हर किसी को पता रहेगा ना। सॉल्यूट मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास लिया तो यहाँ पे हमने पानी डाला, इसके अंदर पानी, ठीक है, तो पानी क्या हो गया? पानी है वो सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, पानी से सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है? इसके अंदर अगर हम चीनी या नमक, चीनी बोले शक्कर वगैरह जो कुछ भी, यहाँ पे अगर इसके अंदर डाल दें तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। कम अमाउंट में, ठीक है ना, लेस अमाउंट में जो रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो हाई लेवल में रहता है, हाई अमाउंट में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो पानी जो होता है ना, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्यूशन। ठीक है ना, वाटर जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। उसके अंदर हम नॉर्मली हर किसी चीज़ को ही उसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यानी हर किसी भी चीज़ को अगर हम रिएक्ट कराना रहता है तो वाटर के अंदर ही हम किसी को भी उसके अंदर रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट को हम वाटर को ही सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, वाटर को ही, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन वाटर जो होता है
ठीक है। कहीं पर भी जाकर के देखोगे, अगर हम खून के अंदर देखोगे, खून के अंदर भी आप देखोगे तो फ्लो करवाने के लिए प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55%, ठीक है, नस के अंदर, जो खून के अंदर। और उसके अंदर भी आप देखोगे तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और बाकी 10% में प्रोटीन आ जाता है और अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, यानी 2-3 चीज़ें आ जाती है बस। लेकिन 90% प्लाज्मा ही होता है, 90% वाटर ही होता है प्लाज्मा के अंदर। 55% ये खून के अंदर है, प्लाज्मा पाया जाता है। और बाकी जो तुम्हारा हो गया 45 में WBC RBC वगैरह, प्लेटलेट वगैरह ये सब आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पानी यहाँ पे आया ना, वाटर, प्लाज्मा के अंदर भी वो एक्चुअल फॉर्म में वाटर ही डाला जाता है। समझ में आया यहाँ तक बात? यानी एक तरह से देखा जाए कि वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर, स्टेट, लिक्विड, गैस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो किसी भी टाइप का हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक है। गैसेस में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड कैसा भी। अभी लिक्विड में जैसा देखो कि आप नींबू का वो जो मतलब एसिड होता है, आप एसिड को निकाल करके टार्टिक एसिड वैसे बोलते हैं, उस एसिड को, टार्टिक नहीं, इसको क्या नाम है, आर्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उस एसिड को अगर हम निकाल करके उसके अंदर वाटर के अंदर डालोगे तो उसके अंदर यानी वो क्या है, लिक्विड ही है ना, एसिड है भले लेकिन एक लिक्विड है ना। अगर उसको निचोड़ेंगे तो लिक्विड है, और वाटर क्या है, वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड का भी ये हो गया मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। अब वैसे अगर गैसेस का देखोगे तो गैसेस का भी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बनते हैं। ऐसे ही तुम सॉलिड का देख लो, सॉलिड मतलब कि कोई सा भी चीज़, मतलब जैसे प्लास्टिक वगैरह को गला के देखोगे आप तो वो सब भी मतलब मिल ही जाएंगे एक तरह से देखा जाए। किसी कोई प्लास्टिक को गला करके देखो, किसी दूसरे प्लास्टिक को डालोगे तो उसके अंदर भी मिल जाएगा, ऐसा मतलब सॉल्यूशन। तो बहुत टाइप के आप अपने बुक में जाओगे ना, सॉलिड और गैस से भी सॉल्यूशन होता है और सॉलिड से भी होता है, सॉलिड और लिक्विड से भी सॉल्यूशन होता है। याद रखना इस बात को, सॉलिड लिक्विड मतलब कि वाटर हो गया और तुम्हारा शक्कर वगैरह। आप अपने बुक के अंदर जाओगे देखोगे, हाँ, बुक के अंदर देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारा पूरा एग्जाम्पल दे करके रखा है, जो कि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है MCQ में आ जाए, बट MCQ में नहीं आएगा क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है, वो नहीं जल्दी पूछता है। जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है उसके अंदर सबसे देखा तो वहाँ पे नहीं ये सब पूछता है अक्सर, ठीक है। तो उस हिसाब से ये नोट भी है। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब कि अब देखो लिक्विड पे और सॉलिड पे कैसे डिपेंड करता है, ये तो बात समझ में आया कि सॉलिड और लिक्विड से भी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड गैस से भी सॉल्यूशन होता है। अब जैसे देखो अगर सॉलिड रहेगा तो उसमें सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें टाइम लगेगा, लिक्विड में फटाक से हो जाएगा। गैस में भी देखा जाए तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का यानी इतने टाइप का होता है सॉल्यूशन, लिक्विड, गैस वगैरह और सॉलिड में, ठीक है। यानी कि गैस को देखा जाए तो कंप्रेस करके दबा करके ही उसको पानी बनाया जाएगा ना, कुछ भी करा जाएगा। और लिक्विड को डायरेक्ट ही डाल दिया जाए, कम टाइम में हो जाएगा। और सॉलिड को तो एकदम हाई टेम्परेचर पर डालना पड़ेगा। तो यानी इतने टाइप है, ठीक है। सिंपल इतना मतलब जान के रखने का कि सॉलिड, लिक्विड, गैस इतने टाइप होते हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ठीक है। तो यानी इसके स्टेट पर डिपेंड करता है। इतना बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पे समझ में आया ना, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नेचर, ठीक है। यानी उसका नेचर कैसा है भाई, प्रॉपर्टी का जो है नेचर कैसा, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। गैस रहेगा तो कंप्रेस करना पड़ेगा, सॉलिड रहेगा तो उसको हाई टेम्परेचर वगैरह दे करके करना पड़ेगा, लिक्विड रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिंपल ही हो सकता है। बाकी कैरोसिन और पेट्रोल को, पानी को मिलाओगे तो उसको अलग टाइप से देना पड़ेगा, वो मिलेगा ही नहीं, इनमिसिबल है वाटर में साथ। तो यहाँ पे ये सब मतलब जो है यानी उसका नेचर देखा जाता है, वहाँ पे उसका नेचर कैसा है तो उस हिसाब से बताया जाएगा। यानी सिंपल सीधी बात, इतने टाइप के होते हैं और ज़्यादा होगा जल्दी सॉल्यूशन बनेगा या कम, फटाक से नहीं बनेगा या फटाक से बन जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा, सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, ठीक है। सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखते हैं कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी उसकी कितनी होती है। जैसे कि वाटर है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे तुम नमक ऐसा डाल दो, वाटर यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे नमक डाल दो तो
तो एक ना एक कैपेसिटी आएगा ना भाई कि कहीं पर, यानी इसकी कैपेसिटी तो कुछ ना होगी कि इतना नमक ही खाली इसके अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं यानी कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिज़ोल्व सॉल्यूट। सॉल्यूट को कितना डिज़ोल्व कर सकते हैं, कितना कैपेसिटी उसके पास होगी कि कितना सॉलिड डिज़ोल्व कर सके। ठीक है, इफ़ ए कंटिन्यू मतलब ये बताया जा रहा है और सॉलिड डिजोल्व इन सॉल्वेंट देन स्टॉप डिजोल्विंग, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते जाएंगे वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर हम डिज़ोल्व करते जाएंगे सॉल्यूट को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्टॉप हो जाएगा डिज़ोल्विंग, मतलब कि वो रुक जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा, उसका डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। उसको कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। समझा बात? नोट आप पढ़ लो। क्या है कि मतलब कि देखो, जैसे कि यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, यहाँ पे सिंपल सीधी बात देखो, यहाँ पे जैसे कि ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे ग्लास है। अब ग्लास है, इसके अंदर हमने क्या डाला, पानी डाला, पानी है, ठीक है, पानी है, इसके अंदर हम नमक डालते जा रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि यहाँ पे जा करके ऐसा रुक जाए, उसके बाद से फिर ये डिज़ोल्व ना हो, उसे ही बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। उसके बाद से फिर क्या करे, वो घुले ना। मान के चलो जाके तुम एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर नमक, ऐसा पानी ले लो, उसके अंदर इतना सारा नमक डाल दो, पानी घुलेगा ही नहीं, उसको ही बोलेंगे सैचुरेटेड पॉइंट। समझ में आया बात को? ठीक है, उसको ही सैचुरेटेड पॉइंट बोलेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ देखते, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, डिज़ोल्यूशन मतलब क्या बना है, डिज़ोल्व करेंगे, उसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, तो फिर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। यानी एक तरह से देखा जाए ना तो ये एक तरह से रिवर्स रिएक्शन की तरह काम करता है। क्रिस्टलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो समझ लो कि रिवर्स रिएक्शन की तरह काम करता है। ठीक है ना, रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि अगर हम उसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, उस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग हो जाएगा ना। अगर कुछ भी, यानी जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके सॉल्यूशन बना, उसको वापस से रिवर्स करवाएंगे, तोड़े वगैरह के, यानी कि उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो फिर से ये दोनों अपने को सॉल्युबिलिटी। चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि मान के चलो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। मान के चलो आपके पास यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल वगैरह, वाटर हमने डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे समझ लो हमने नमक डाल दिया, नमक, ठीक है, नमक। तो अभी नमक यहाँ पे डाल दिए तो ये पूरा ऐसा भर गया, मतलब कि अब इसका यहाँ पे सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया। जैसे मान के चलो यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे सिंपल एक ऐसा ग्लास ले लो, यानी कुछ भी कंटेनर वगैरह ले लो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा यहाँ पे मतलब ये डाल देते हैं पानी वगैरह, ठीक है, पानी डाल दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नमक भी डाल दिया इसके अंदर, सब कुछ बहुत सारा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, अब इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ इसको कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब कि अगर आप देखो स्पेसिफिक, यहाँ सिंपल देखो, पहले समझ लेते हैं। यहाँ अगर इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर दिए तो ये क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल होंगे ना, मतलब ये जो इसका सैचुरेटेड पॉइंट रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा, ये मतलब कि क्या, और इसके अंदर फिर कुछ डालेंगे तो वो भी डिज़ोल्व कर जाएगा। अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे, कुछ अंदर इसके डालेंगे तो वो भी डिज़ोल्व कर जाएगा। अभी देखो यहाँ पे देखते हैं कैसे। जैसे कि मान के चलो हमने क्या किया, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा नमक वगैरह पानी के साथ डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका सैचुरेटेड पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसको आग देंगे, ऐसा टेम्परेचर देंगे, हीट टेम्परेचर, तो क्या होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस रहेगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होगा भाई, एक्साइटेड होना नहीं, एक्साइट होने लगेगा ना, एक्साइट होते होते यानी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो इस तरह से ऐसा एक्साइट होते जाएगा। तो इसके बाजू में जो एटम रहेगा, इसके बाजू में कभी इधर आ जाएगा, तो हो सकता है इसका न्यूक्लियस ही खींच ले, ये कभी इधर चले जाए, इसका न्यूक्लियस ही खींच ले, और इस तरह से ऐसा मतलब इधर उधर कैसा भी कहीं पर भी जाने लगेंगे, जिसकी वजह से हमको लिक्विड फॉर्म जैसा दिखने लगता है। यानी कि प्लास्टिक को अगर हम गलाएं तो क्या होगा, लिक्विड बन जाता है ना, तो इधर उधर मूव करने लगता है। और वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी और के इधर चला जाएगा, ऐसा जैसे यहाँ पे लोहा रख दो, यहाँ पे आयरन, ठीक है, आयरन के यहाँ से चला गया, तो यहाँ हो सके उसके एटम के साथ बॉन्ड बना ले, जिसकी वजह से गलने के बाद क्या हो जाता है, प्लास्टिक कहीं जा कर के चिपकाओ तो चिपक जाता है ना, चिपक जाता है वो दरअसल इसके वजह से। तो ऐसे इधर उधर, यानी ये इधर उधर ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करने लगेंगे। और यहाँ पे अगर हम कुछ और डालें तो क्या हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा।
स्पेसिफिक टेम्परेचर, कुछ ना कुछ उसका एक जो टेम्परेचर रहेगा, किसी टेम्परेचर पे वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, उसको ही बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अमाउंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी रहेगा, कितने अमाउंट में हम सॉल्यूट उसके अंदर डाल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना। और उसके बाद उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे, हाँ, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसका जितना यानी पर यूनिट वॉल्यूम जितना वो अंदर क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसको ही बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया। उसका यूनिट क्या रहेगा, जो कि आपको पता रहता है, यानी कि ये मोल पर लीटर, ठीक है ना, वॉल्यूम मोल पर लीटर ना, वॉल्यूम का यही होता है पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम मोल पर लीटर, है ना, वॉल्यूम का यही यूनिट होता ना भाई, तो यही सिंपल डाल दिया हमने यूनिट। अभी यहाँ देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग, इस पर कुछ ना कुछ यानी कि इफ़ेक्ट करेगा। फैक्टर इफेक्टिंग है यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, अगर यहाँ सॉल्वेंट लिया जाए प्लस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिया जाए, तो यहाँ पे इक्वल जो सॉल्यूशन बनता है, तीनों ही ऐसे है, तो इक्वल जो सॉल्यूशन बनता है, तो इस पर और किस किस का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो अभी जस्ट मैंने बताया, सॉल्यूट से सॉल्वेंट जो बना, और उसके बाद फिर उसका सैचुरेटेड पॉइंट पे भी हमने उसको डिज़ोल्व करवा दिया, तो उस पर और किस किस चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है ना, और किस किस चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, जैसे देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग यानी किस किस चीज़ों का इफेक्ट होगा, तो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसके 3 इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे देखा जाएगा, अगर टेम्परेचर की, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और इधर उधर जाने लगेंगे, इधर उधर जब जाने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। और प्रेशर आप देखोगे, जो यूरिया खाद होता है ना, यूरिया खाद जो खेतों में बोया जाता है, ठीक है, खेतों में डाला जाता है, वो ना कंपनी में किस तरह से बनता है पता है, वो ना शुरू में वो मतलब कैसा गैसेस के फॉर्म में रहता है, उसको कंप्रेस करके दबा करके उसको लिक्विड के फॉर्म में लाया जाता है, कंप्रेस करके। उसके बाद लिक्विड जब आ जाता है तो उसको ऊपर से ऐसा छोड़ा जाता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है, वो जो यानी एयर में जो मतलब एटमॉस्फेरिक का जो ठंडापन रहता है, एयर मतलब टेम्परेचर जो वहाँ का रहता है, उसको ठंडापन मतलब जो रहता है, वहाँ के मॉलिक्यूल वगैरह जो रहते हैं उसको ठंड करते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ऐसा ऊपर से लिक्विड टाइप का छोड़ेंगे ना, नीचे ऐसा भुर करके मतलब गिरेगा, ऐसा ये इस टाइप का ऐसा गोला गोला, मतलब ऐसा गोला गोला टाइप का, ऐसा गोला मतलब बोले तो वो यूरिया जो रहता है खाद, ठीक है, उस टाइप से। यानी कि हम किसी को भी कंप्रेस करेंगे ना, एयर होता है ना, एयर कंप्रेसेबल होता है, उसको हम कंप्रेस करके किसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा ना, प्रेशर डालेंगे तभी ना कंप्रेस होगा, तो ये बात समझ में आया। और टेम्परेचर तो बताए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नेचर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर पे भी डिपेंड करती हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेचर के बारे में देखते हैं। नेचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि अगर लिक्विड और लिक्विड रहा, ठीक है, लिक्विड रहा, सर लिक्विड है, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे पानी में लिक्विड है और लिक्विड ही तुम डालोगे ना तो ये फटाक से डिज़ोल्व हो जाएगा। वही अगर लिक्विड है और यहाँ पे तुम सॉलिड जैसे कि चीनी वगैरह डालोगे तो वो लेट में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो नेचुरल हमको किस किस पर देखना पड़ जा रहा है। नेचुरल बोले तो नेचुरल यानी कि हम नॉर्मली जो हम करते हैं बगैर किसी टेम्परेचर के, बगैर किसी प्रेशर के, जो कि हम करते हैं, जैसे नींबू पानी शरबत वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कैसे हम देखते हैं, उसके अंदर हम यही देखते हैं ना भाई यानी उसके अंदर ना तो हम टेम्परेचर दे ना प्रेशर दे, अपने आप ही हो रहा है ना, यानी नेचुरली हो रहा है। ठीक है ना, नेचुरली हो रहा है। तो उसमें क्या इफेक्ट किया कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड को डाले तो फटाक मतलब डिसॉल्व हो गया, है ना, लिक्विड को डाले तो उसमें टाइम नहीं लगा, मगर अगर हम सॉलिड को डालेंगे तो उसमें टाइम लगा। जैसे कि आप चक्कर उसको ऐसा यहाँ पे समझ लो जग है, यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे पानी ऐसा पुराना पड़ता है पानी, तब जा करके दूसरे में रोका जाता है यहाँ पे, फिर इसको पलटा जाता है, इसमें जाता है। तो इस तरह से ऐसा उल्टा पुल्टा करके तो क्या होता है, इससे थोड़ा जल्दी गल जाता है, मगर टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। अब देखिए
सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर पोलर, ठीक है, पोलर पोलर और नॉन पोलर। यहाँ पे ना ये भी डिपेंड करता है कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर मतलब होता है कि जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, कुछ ना कुछ हो। नॉन पोलर मतलब जिसका कि डाइपोल मोमेंट जो हो जीरो हो। समझ में आए, वो नॉन पोलर है, ठीक है, उसके अंदर डाइपोल ही नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक लकड़ी है, यहाँ पे एक हाथी है, ठीक है, हाथी ऐसा खींच रहा है, यहाँ पे एक आदमी ऐसा पतला सुट्टा, वो खींचेगा ये लकड़ी को कि ये खींचेगा, जाहिर सी बात है ये भी अपना फोर्स लगाएगा तो लकड़ी कुछ इस एंगल में झुक जाएगा, है ना, तो कुछ एंगल बना लेगा। तो जितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री से जितना एंगल बनाएगा उसको यानी कि वो पोलर फॉर्म में है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, यानी वो पोलर फॉर्म में है। तो और अगर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों सेम है तो नॉन पोलर है। समझ में आया बात को? तो ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? यानी कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देख लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास क्या है, पोलर है ना भाई। उसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। O2 के पास ये मारता है, पूरा खींच लेता है अपने तरफ। ऐसा लविंग स्पीसीज, ऐसा लव करता है ना ऑक्सीजन के साथ, सदियों पुराना रिश्ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुआ क्या? तो यानी कि पोलर है और नॉन पोलर है, इस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर पोलर रहेगा, ठीक है, सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब पोलर रहेगा, ऐसा पोलर रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो ऐसा मतलब डायरेक्ट यानी वो ऐड हो जाए, यानी सॉल्युबल हो जाएगा। मगर नॉन पोलर रहेगा तो भाई लेट लगाएगा, बहुत ही लेट लगाएगा। अभी दे बता सकते हो ना यार, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, -2 चार्ज होते हो इस पर। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे H2 यहाँ एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे देखो जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, -2 है इस पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि H2 है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ऐसा मतलब बॉन्ड बनाएगा जो कुछ भी। तो यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ ना एक हाइड्रोजन के साथ माइनस लगा देता है, इतना पावरफुल है। जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव में आता है, लेकिन ऑक्सीजन के संपर्क में आती है माइनस हो जाता है, क्योंकि ये सदियों पुराना है, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिश्ता है, मतलब सदियों पुराना ये सब चलते आ रहा है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए इसको सबसे यानी लविंग, ये इससे प्यार करता है, इस तरह से देखा जाए लविंग स्पीसीज है ये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? पोलर और नॉन पोलर पे भी डिपेंड करता है कि पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, टेम्परेचर की बारी आ गई, अभी प्रेशर की भी बारी आएगी। अभी हमने नेचर को कवर किया, ठीक है, नेचर को कवर किया, अभी टेम्परेचर को देखते हैं। अब टेम्परेचर में क्या होता है, देखिए टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, यानी ये जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले ही बताया ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से जाहिर सी बात है ना भाई, अगर नहीं समझ में आया तो ये समझ लो कि एक तरह से रूल है, ये आपके बुक में करके नहीं दिया है कि आपको सब समझा करके दिया जाएगा। पूरा मैकेनिज्म आपको थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, बाद में जा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बुक को एक तरह से देगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो ये रूल है और आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, रूल आपको करके याद करवा देगा। खैर आपको पहले ही बता दिया, आपको समझ गया होगा ना उतना। और यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये गैसेस के फॉर्म में होता है, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में होता है। गैसेस में मतलब ये इंक्रीज होता है लेकिन ये जो टेम्परेचर रहता है ना, इस पर भी डिपेंड करता है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक रहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, मगर एक्सोथर्मिक रहेगा तो भाई इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ नहीं होगा। अभी जैसे कि पत्थर ले लो, पत्थर छोड़ो, गीला मिट्टी ले लो, गीला मिट्टी ले लो, इसको आग से ऐसा मारो, पूरा आग ऐसा लगाओ, ठीक है। अब आग जब लगाओगे आप तो वो मिट्टी गीला सूख जाएगा। शुरू में तो कुछ लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन अब तो भैया एकदम ही सॉलिड हो गया। अब उसके बाद और उसको जलाओ, और जलाओगे तो क्या हो जाएगा, और जलाने पर वो सख्त ईंट बन जाएगा, ब्रिक्स बन जाएगा, जो कि ब्रिक्स इसी टाइप से तो बनता है, भट्टियों में जा करके उसको जलाते रहते, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? तो यानी वो एक्सोथर्मिक यानी बाहरी तरह से हम लोग टेम्परेचर दे, अंदर मतलब कि इसके एटॉमिक लेवल पे अगर होगा तो एक्साइट होगा, इधर उधर भागेगा, तो यही होता है, ठीक है ना। एंडो मतलब अंदर ही भाग, एक्सो मतलब बाहरी सतह, बाहरी सरफेस। तो बाहरी सरफेस को दोगे तो ये सब हो ही जाएगा।
और अंदर से जाएगा, मतलब अंदर जैसे आयरन वगैरह हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी, ईंट वगैरह, तो ये सब क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो बढ़ती नहीं है, ठीक है, बल्कि घटती चली जाती है और ठोस होते चले जाता है और ही नहीं सॉल्युबल होगा। और यहाँ पे जो एंडोथर्मिक है वो बढ़ती चली जाएगी। समझ में आया बात? चलो ठीक है। प्रेशर के बारे में, हाँ, प्रेशर जो होता है ना वो सॉलिबिलिटी लिक्विड और सॉलिड पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, लिक्विड और सॉलिड पर इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इनकम्प्रेसेबल है। देखो यहाँ लिखा है भी इनकम्प्रेसेबल। हाँ, इनकम्प्रेसेबल मतलब कैसा, आप लिक्विड को ले लो, पानी ले लो ना, पानी उसको दबाओ, देखो दबेगा, हाँ, ऐसा दबाओगे तो हो गया तुम्हारा कल्याण। सॉलिड को ले लो, ऐसा दबाओ, कितना दबाओगे, पूरा बाजुओं का दम जितना सब लगा दो, वो दबेगा ही नहीं। लेकिन जो यानी तो इस हिसाब से देखा जाए यानी वो दबने वाला नहीं है, ठीक है, वो दबने वाला नहीं है, वो इनकम्प्रेसेबल है। उस पर किसी ने यानी किसी भी साइंटिस्ट ने आकर के लॉ नहीं दिया कि प्रेशर बढ़ाने पर इसका सॉल्युबिलिटी मतलब बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा क्या नहीं है, उस पर नहीं दिया है। वो इनकम्प्रेसेबल है भाई, वो दबेगा ही नहीं, तो उस पर प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं करेगा ना, इफेक्ट ही नहीं कर रहा तो मतलब उस पर लॉ काई का। लेकिन गैस दब सकता है, गैस को दबा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यूरिया वाला एग्जाम्पल याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो देखो, जो गैस का सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाँ, मतलब प्रेशर रहेगा, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे, यहाँ एक्चुअली प्रेशर रहेगा यार, टेम्परेचर भी रहेगा, वैसे टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी टेम्परेचर पे नहीं रहेगा यार, यहाँ प्रेशर ही रहेगा, टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या नाम है ये, क्या लिक्विड हुआ या सॉलिड वगैरह रहा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वो एंडोथर्मिक रहा तो। मगर यहाँ पे जो रहेगा ना, ये प्रेशर एक्चुअल में रहेगा, यहाँ पे याद रखना ये प्रेशर रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके एटॉमिक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी जाएगी, वो फाड़ करके निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर रहेगा, यहाँ एक्चुअली यार गलती हो गई, चलो खैर। तो यानी यहाँ पे ना इसने जो हेनरीज लॉ दिया है ना, हेनरीज लॉ, ठीक है ना, हेनरीज लॉ यानी हेनरीज नाम एक साइंटिस्ट था, उसने इस लॉ को दिया है कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की सिर्फ, ठीक है। सॉलिड लिक्विड ये इनकम्प्रेसेबल है भैया, वो कंप्रेस नहीं कर पाओगे कोई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर ये ना सिर्फ अब कुछ बचा नहीं है, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, ये जो तीनों चारों है ना, चारों वेपर प्रेशर लोवरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब बढ़ाना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन जो कुछ भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो चारों है ना, ये समझ लो एक तरह से ये जो तीनों यानी ये तीनों डेरिवेशन है, इसको हम अगले चैप्टर में लेंगे, यानी अगले पार्ट में लेंगे, ठीक है ना, सेकंड लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका एक तरह का थ्योरी है, ठीक है, इसको भी ले लेंगे उसी में साथ में। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस उतना सब समझ में आ गया। अगर ना समझा हो, ज़्यादा फास्ट था, तो वीडियो एक बार मतलब स्लो मोशन में करके देखो, या फिर एक बार वापस देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। नोट चाहिए होगा तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो तीनों रहेगा ना, ये तीनों आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर देंगे, पूरी तरह से कवर कर देंगे। इसके पीछे डेरिवेशन है, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे डेरिवेशन है, वेपर प्रेशर के बारे में, ये पूरा डेरिवेशन है, इसको हम पूरा कवर कर लेंगे, हाँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी इसको समझाने जाएंगे ना, तो एक एक पॉइंट को समझाने में बहुत टाइम लगने लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके बहुत बड़े हो जाएंगे, इसीलिए इसको एक अलग ही लेक्चर में लेकर के पूरा समझा देंगे, तीनों डेरिवेशन समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालना रहेगा, वेट वगैरह, जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने पर क्या होता है, ये सब वगैरह। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी रहेगा, यहीं पर कहीं देखो फ्रीजिंग पॉइंट भी रहेगा यहाँ पे, तो ये सब मतलब रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से हो करके फिर यहाँ पे तुम्हारा जो रहेगा, यहाँ पे देखा जाए तो सॉल्यूशन, और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इतना आएगा, और यहाँ से उसके बाद फिर थैंक यू। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए बाय बाय।